हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। एज यू नो कि हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं एआर पब्लिकेशन के इस चैनल पर। और अभी हम आपको शिवास बुक जो जीएस-जीके के लिए है उसके लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो हम उसी चैप्टर का भी आज सेकेंड पार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो यूनियन चैप्टर है आपका संघ, वो हमारी 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा और ये उसी सीरीज का आपका सेकंड लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। ओके, सो एज यू कैन सी ये हमारी इंडेक्स है जो आपका सीधे हमने यार जो आपकी किताब है शिवास की उससे उठाई है। अब तक हम अपने मौलिक कर्तव्य तक पूरे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हमारा संघ चल रहा है जिसमें हमारी एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट हो गई है और इस एक क्लास में हमने संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करी थी। बट उसमें हमने प्रेसिडेंट बात कर ली थी, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने 2 टॉपिक कवर अप कर लिए थे। तो आज हम करेंगे उसके आगे का। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के ही हम आगे चलेंगे जिसमें हमने क्या बात करी थी? आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया। आज हम प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद और आपके महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। तो ये हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है। इसके देख सकते हैं आप यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, एंड एक इसमें मेंशन नहीं है जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, वो भी आपका किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका का हिस्सा देखने को मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है आज हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे आप सब लोगों को बताया था मैंने कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्य का हेड होता है यानी प्रमुख होता है। बट सरकार के प्रमुख की बात करें, गवर्नमेंट के हेड की बात करें, तो वो हमारा कौन? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्यों होता है? क्योंकि हमारा कैसा प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये हमारा जो आपकी मंत्री परिषद होती है जिसमें काफी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका जो प्रमुख यानी कि उसका जो हेड होगा वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और सरकार का प्रमुख भी आपका कौन? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद के ये प्रमुख होते हैं। साथ ही चीफ एडवाइजर टू दी प्रेसिडेंट, ये एक तरीके का मीडिएटर का काम करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मंत्री परिषद है उसके जितने भी डिसीजंस है, जितनी भी बातें हैं, उनको हमारे राष्ट्रपति जी के पास कौन ट्रांसफर करेगा? तो उसका काम आपका है हमारे प्रधानमंत्री का। तो एक तरीके का ये बातों को ट्रांसफर भी सारे करते हैं। साथ ही क्या है? लीडर ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, जो भी आपकी सरकार, वर्तमान जो सरकार होती है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, उसका क्या है? ये लोकसभा के लीडर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सरकार का लीडर हमारा देखने को मिलेगा। अगला आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री की बात कहाँ देखने को मिली है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या फिर संसदीय प्रणाली, इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 में देखने को मिल जाता है। क्या कहता है आर्टिकल 75? कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करेगा? जो आपका प्रधानमंत्री है वो हमारे राष्ट्रपति जी उसको क्या करेंगे? उनकी नियुक्ति करेंगे। और बचे हुए जितने भी मंत्री परिषद के लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी कौन? हमारा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन वो आपका प्रधानमंत्री की सलाह यानी कि एडवाइस पे करेंगे। जैसे आपको पता है, जाके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं अभी जो आपके राष्ट्रपति हैं उनसे कि देखो इस फलाना आदमी को ये वाली मिनिस्ट्री देनी है, इसको ये वाली, जैसे नितिन गडकरी जी हो गए, उनको परिवहन, इनकी मिनिस्ट्री देनी है। ठीक है, ऐसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके कि इनको फलाना को हेल्थ मिनिस्ट्री देनी है। तो ये सारी बातें कौन कहेगा जाके? ये आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बताएंगे और राष्ट्रपति जी आपका उस कार्य को कर देंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख भी सकते हैं अगली लाइन में लिखा हुआ है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, पीएम की एडवाइस पर होती है। अब बात करूं कार्यकाल का, तो यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और ये बहुत सवाल आपका थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल होता है? तो यहाँ जवाब होगा नहीं। प्रधानमंत्री का अपना एज सच कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री तब तक है वो जब तक वो आपका क्या है? लीडर है। ठीक है, जब तक वो आपका क्या है? जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जब तक उसका लीडर है,
जब तक उसके पास मेंबरशिप है तब तक ही उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक पद पर बने रहते हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा में हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन पास हो जाएगा उसी दिन प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो लोकसभा मेंबर की जो हमारे कार्यकाल होता है वही कार्यकाल आपका प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का अपना अलग से कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और ये मेरे से भी एक बार, मतलब मैं लास्ट किसी इंस्टीट्यूट में काम करती थी तो वहां पे एक टीचर थे एंड ही आस्क्ड मी, उन्होंने 2-4 जनों से पूछा, बट अब तो मुझे बहुत बेसिक ही सवाल लगता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो ऑल ऑफ जितने भी लोग थे उसमें मैंने बोला था कि सर कोई कार्यकाल नहीं होता है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं पता था, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कभी भी उनका मूड बदला वैसे ऐसे क्यों ही करेंगे, क्यों अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहेंगे, और वो क्या है कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और इतना याद रखिएगा कि आपकी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ आपका पूरी सरकार गिर जाती है। ठीक है, पूरी सरकार हमारी खत्म हो जाती है, तो सारी दारोमदार इन्हीं के ऊपर आपकी देखने को मिल जाएगी। अब कार्य देख लेते हैं कुछ हम, ऐसे तो बहुत कार्य होते हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट कार्यों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर जरूरी है आपके लिए, सिर्फ उतने। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछता है कि नीति आयोग का हमारा चेयरपर्सन कौन होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो आपके प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही आपका राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के प्रमुख भी, हेड भी हमारे ये देखने को मिल जाते हैं। अगला, सशस्त्र बलों के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, पॉलिटिकल हेड होता है बस, और वैसे हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी हमारे। ठीक है, आपको पता होगा जो हमारी फोर्सेज होती है उसके, तो सशस्त्र बलों के राजनीतिक प्रमुख आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, पॉलिटिकल हेड होते हैं, राजनीतिक, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे हमारे हेड कौन होते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट जी होते हैं। ठीक है, तो हमने प्रधानमंत्री देख लिया। अब प्रधानमंत्री के बारे में इतनी ही बातें थी जो आपके जानने लायक थी, और बाकी प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या रोल है, वो हम मंत्री परिषद के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंत्री परिषद का हेड ही, तो वो भी तो खुद एक मतलब कौन है, ठीक है, वो भी आपका लोकसभा का मेंबर ही तो है। तो देखते हैं मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने प्रकार की होती है, जनरली 3 प्रकार की देखने को मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो टॉप रैंक होती है, यहाँ पे ये रैंक बोल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टॉप मोस्ट जो रैंक होते हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके राज्य मंत्री, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, फिर आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी कैबिनेट का क्या गठन किया जाता है, किसके द्वारा, कैबिनेट का। जैसे मैंने अभी बताया था कि कैबिनेट के जो आपके मंत्री हैं, जो आपकी मंत्री परिषद है, उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, हमारा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। तो प्रधानमंत्री क्या कैबिनेट का एक गठन करेगा, ताकि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, वो आपस में अपने मंत्रियों के साथ बैठ के वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका कैबिनेट का गठन प्रधानमंत्री द्वारा होता है। साथ ही कैबिनेट मंत्री किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। वैसे में सबके पास अपना एक एक मंत्रालय हो गया कि फलाना आदमी के पास रोड एंड परिवहन मंत्रालय है, ठीक है, इसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, किसी के पास रेलवे मिनिस्ट्री है, किसी के पास और मिनिस्ट्री है। इस तरीके से सबके पास अपना अपना एक मंत्रालय देखने को मिल जाता है। अगला देखते हैं, फिर आगे राष्ट्रपति सभी कार्यपालिक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद के माध्यम से प्रयोग करता है। वही चीज है कि एक मीडिएटर का काम करते हैं ये। ठीक है, जो हमारा मंत्री परिषद का कोई भी फैसला है वो जाके प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति जी को बता देंगे। तो इस प्रकार से हमारी पूरा कार्य देखने को मिलता है। ठीक, अब आते हैं कैबिनेट देश की आंतरिक और विदेश नीति यानी कि इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी से जुड़े प्रमुख निर्णय लेती है। जितने भी आपके देश के आंतरिक मामले हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जितने फैसले होते हैं, वो आपके कैबिनेट यानी मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी विदेशी नीति हो या फिर अपने आंतरिक फैसले हो, सब ये लोग इसमें, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ा जीत जाता है तो सबको एक चाह रहती है कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिल जाए, मुझे ये वाली मिनिस्ट्री मिल जाए, ठीक है, ये बहुत चाह रहती है। और इसी के चक्कर में क्या है, ये पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हो रही थी कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर दी जा रही थी जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। बट उसके बाद उस पर कैप लगा दिया कि 50% जितने भी लोकसभा से चुने हुए आपके सदस्य आए हैं उन सदस्य का सिर्फ 15% ही आप लोगों को क्या है मिनिस्ट्री दे सकते हो, ठीक है, मिनिस्टर हो सकते हैं कैबिनेट, बाकी नहीं। वो जरूरी था? नहीं तो वही चीज है ना, लालच में सब लोगों को, तुमको फलाना मिनिस्ट्री दे देंगे, तुमको ये मिनिस्ट्री दे देंगे, इस पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाओ। मतलब ये भी लिटरली लालच दिए जाते हैं दूसरी पार्टी के। जैसे एमएलए को, सॉरी एमपी को किसी को खरीदना हो तो क्या है, उसको लालच दिया जाएगा कि देखो तुमको ना ये मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री पैसा पावर सब कुछ है। सिर्फ अगर लोकसभा के मेंबर हो तो उतनी पावर नहीं है आपके पास, लेकिन जिस दिन आपको मिनिस्ट्री मिल जाती है तो पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी पार्टी का सपोज बहुत ज़्यादा एकदम मतलब पॉपुलर नेता है जो जहाँ भी चला जाए वहाँ पे जीत ही जाएगा, तो पार्टी खरीद लेती है उसको और लालच क्या दिया जाता है कि तुमको ये मिनिस्ट्री हम देंगे। तो इसके चक्कर में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाने लग गई थी सरकार, तो उस पर फिर क्या है कैप लगाया गया कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। हाँ देखिए, अगले में ही ये लिखा है कि हमारा क्या देखने को मिलता है आपको, 91वें संविधान संशोधन, याद रखिए 91, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अनुसार क्या कहा, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनका 15% ही हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा की संख्या 100 है तो इसका 15% यानी कि 15 लोगों को ही आप मिनिस्ट्रीज दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 15% अब हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन ये वास्तविक हमारा जो मूल संविधान था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा आर्टिकल 75 में हमने बात करी थी किसकी, प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की। अब हम पहुंच गए आर्टिकल 76 में, और अभी ये आपका संघीय कार्यपालिका ही चल रही है। ठीक है, तो हम किस पे पहुंचे, आर्टिकल 76। अब जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये बनाम भारत सरकार, ऐसे करके। तो आपको क्या लगता है, भारत सरकार में जाके पूरी, हमारे सरकार में तो वकील नहीं है ना, कौन इलेक्शन लड़ रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो वो आपके ये हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं, यानी कि जो आपके न्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी, ये आपका सरकार की तरफ से, ये सरकार को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं जब सरकार के अगेंस्ट कोई भी आपका केस होता है। आया समझ? ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। क्या इनका अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्या है, तो अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति जो है वो हमारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और कौन होने चाहिए इनकी, मतलब जो एलिजिबिलिटी है अहलता, वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, या तो ये किसी हाई कोर्ट में 5 सालों तक क्या रहे हो, न्यायाधीश यानी कि जज रहे हो, या फिर 10 वर्षों तक यानी कि 10 साल तक एडवोकेट वकील रहे हो, साथ ही या फिर कोई एमिनेंट ज्यूरिडिस्ट यानी कि प्रसिद्ध न्यायवादी है। राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई इनको तो बहुत बहुत ही ज्ञानी विद्वानी है, एकदम से इनको बहुत सारा नॉलेज है उसके लॉ के बारे में, तो क्या है, इनको आप बना सकते हैं। इस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉलेज है अपने फील्ड में, ठीक है, तो तब हम बना सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कार्यकाल और त्यागपत्र। कार्यकाल तो कुछ नहीं होता, जिस दिन सरकार गिर गई आपकी, खत्म हो गई, उस दिन महान्यायवादी साहब भी चले जाएंगे कि अगली सरकार अपना नया बना लेगी कोई। साथ ही क्या, राष्ट्रपति की इच्छा तक ये रहते हैं, मन में आया राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, वो वही कर रहा है जो मंत्रिपरिषद उसको करने को कह रही है। तो राष्ट्रपति की खुद की कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता है। जिस दिन मंत्रिपरिषद बोलेगी राष्ट्रपति को जाके कि भाई इस फलाना व्यक्ति को हटा दो, ये बहुत ज्यादा चेचा मैमे कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर ये चाहे व्यक्ति, मजा नहीं आ रहा है अपने काम में, ठीक है भाई मैं रेजिग्नेशन दे देता हूँ, ठीक है, वो अपना रिजाइन भी दे सकते हैं। साथ ही सरकार बदलने पर सामान्यतः त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि दूसरी सरकार आती है तो डेफिनेटली जब आप पहले रूलिंग गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो दूसरी सरकार से कहीं ना कहीं थोड़े से संबंध खराब हो जाते हैं, तो उस चक्कर में मोस्टली ये रिजाइन अपना दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ी ड्यूटीज जान लेते हैं। वही केंद्र सरकार अगर कानूनी कोई भी पचड़ा हो गया, कुछ फंस गई बात, तो वहां पे जो सरकार किसके पास जाएगी कानूनी सलाह लेने, महान्यायवादी के पास जाएगी कि भाई ऐसा बताओ अब क्या करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्य को निभाता है,
ठीक है, जो भी ड्यूटीज हम लीगल ड्यूटीज इनको राष्ट्रपति साहब दे देंगे उसको ये करेगा। साथ ही संवैधानिक कार्य करेगा सारे सरकार के, साथ ही सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे मैंने बताया कि बनाम भारत सरकार, ऐसे करके जितने भी आपके जो केसेस होते हैं उसमें कौन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सरकार का प्रतिनिधित्व हमारा महान्यायवादी ही कर रहा होता है। ठीक है, साथ ही हमारा सरकार को कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या फिर हमारा अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंतर्गत भी ये काम करता है। अधिकार क्या है ये देखो, इसके पास ये अधिकार है, कोई भी प्रोसीडिंग अगर कोर्ट में चल रही है, किसी भी कोर्ट में, तो ये बतौर ऑडियंस वहां पे जाके उन प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकता, लेकिन सुन सकता है एज अ ऑडियंस, तो ये इसके पास अधिकार होता है। ठीक है, साथ ही संसद और उसकी समितियों में भाग लेने का अधिकार होता है, यहाँ वोट नहीं कर सकता, लेकिन संसद की कोई भी मीटिंग चल रही है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहां पे जाके ये बंदा प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसको भी तो जानकारी होनी चाहिए ना कि सरकार के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि भाई इसी को तो कहीं ना कहीं सरकार को डिफेंड करना है ना। ठीक है, लेकिन क्या है, वही मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है अपना जाके। साथ ही संसद जैसी विशेष छूटें, मतलब ये जितनी भी प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज यानी कि विशेष छूटें और विशेष अधिकार किसी भी मेंबर के पास होते हैं, संसद के मेंबर के पास होते हैं, वही सारे इस व्यक्ति को भी दिए जाते हैं। ओके, आई होप, मतलब उतना ज्यादा पूछता नहीं है आपके एग्जाम में, इतना मोर देन इनफ है, काफी ज्यादा बता दिया मैंने फिर भी। अब एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं कि किस आपके आर्टिकल में क्या चीज देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अनुच्छेद 74, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति जी जितना भी कार्य करेंगे वो मंत्री परिषद की सलाह से करेंगे, साथ ही उनकी एडवाइस पे करेंगे। ठीक है, जिसके प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री। हमारे 74 में ये बात खत्म हो जाती है। अब 75 देख लेते हैं। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करिए, साथ ही उनकी शपथ के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, साथ ही कि जितने भी आपके लोकसभा के मेंबर होंगे वो क्या है, हमारा उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, हमारे यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। वहीं हम बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे आपकी एकल, मतलब कि क्या बोलूं, जो हर व्यक्ति है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कोई भी हम कानून लेकर आए हैं तो उस पर जो जितना मिनिस्टर होगा वो सारे साइन करेंगे, बट हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं, हमारे कलेक्टिविटी, मतलब पूरा लोकसभा है तो फिर पूरी लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, साथ ही आपके टेन्योर की भी इसमें, यानी कि कार्यकाल कितना रहेगा उसकी भी बात करी। अब 76 में आ जाते हैं। 76 में आपकी महान्यायवादी, अभी मैंने बताया, याद रखिए। देखो 74 में क्या है, 74 में बात कर रहा है वो सिंपल सी कि भाई राष्ट्रपति को गाइड करने के लिए एक हमारा क्या होगा, आपकी मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दूसरे में बात कर लिया, अब उनकी अपॉइंटमेंट कर देंगे, उनको ओथ दिला देंगे, उनके कार्यकाल के बारे में बात कर लेंगे, उनका क्या काम है इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर आ गया 76 में महान्यायवादी होंगे। 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्यों का निष्पादन, यानी कि जितने भी आपके बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में कि अब सारी चीजें होंगी। अब चलो काम की बात कर लेते हैं, अब तुमको काम कैसे करना है हम ये समझा देते हैं। 78 में क्या है, 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से संवाद, यानी कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट। मैंने वही बताया कि ये एक तरीके बिचौलिया का काम करते हैं। वो नहीं होता आपकी शादियों में देखा होगा, भाई बहुत गड़बड़ी मचाते हैं बिचौलिया की, एक तरफ लड़की का पक्ष है एक तरफ लड़के का, तो इधर की बात है उधर की, हमको इतना दहेज चाहिए, तो फिर दूसरे वाले को बोल दें कि भाई इतना मांग रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हम इतना ही दे सकते हैं, हमारी इतनी औकात है। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इतने लोग हैं, मतलब वो सारी चीज़ें मीडिएटर का काम। और सबसे ज़्यादा गाली, शादी नहीं चले लड़की को दिक्कत हो, सबसे ज़्यादा गाली भाई ये बिचौलिया खाता है दोनों पक्षों से, कि हमारी तो बहुत अच्छी शादी होती, ये करवा दिया वो करवा दिया। खैर वो अलग बात है। ठीक है, तो 78 में याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से संवाद के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, और एक अनुच्छेद 88 भी इसी से रिलेटेड है। ये किसकी बात करता है, हमारी मंत्रीगण और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का ये अधिकार देता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं देता है। ये आर्टिकल 88 में आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब हम ना क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हम क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करेंगे।
अभी हमने जितनी भी थ्योरी, सेम हमारा अप्रोच रहता है। देखो बच्चों, पहले हम आपका थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है मैंने आपको शिवास बुक से कराया है, तो डेफिनेटली आप जाके शिवास बुक खरीद लीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। इस किताब में आपको प्रॉपर थ्योरी मिलेगी। थ्योरी के बाद हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड साथ ही आपको वन लाइनर फॉर्म में रिविजन के लिए मिल जाएगा, जो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पे होता है ना कि यार रिवाइज कर लें चीज़ों को, ठीक है, प्रीवियस ईयर भी लगाने जाओ तो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो इसमें उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करा है जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा बार, और उसमें आपको लिखा भी मिलेगा कि ये 10 बार है, ये 20 बार है, ठीक है। तो उन फैक्ट्स को तो एक बार रिवाइज कर ही लेना तो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप कि आप लोगों के पास किताब होगा, जिसके पास नहीं है गो एंड परचेज इट। और बाकी हेल्पफुल सबके लिए अगर मैं कहूँ तो कोई भी इंसान इस लेक्चर को देख सकता है। किताब से भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें देने की कोशिश करी गई है, क्योंकि एक वो चीज़ होता है ना कि बहुत ज़्यादा किताब में हम एक्सप्लेन करके नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हमको लगा कि जब कंटेंट दे रहे हैं तो क्यों ना आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए। तो उसी दिशा में ये हमारा एक प्रयास है। डेफिनेटली आपको पसंद आ रहा होगा। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं एक बारी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अभी अभी बात करी थी, याद करो, उत्तरदायित्व होता है किस आर्टिकल में? 74 में तो हमने क्या बात करी थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा बी। 75(3) के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी यहाँ देखिए, याद रखिएगा ये चीज की जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद है, वो आपका राज्यसभा नहीं, आपका जो निम्न सभा यानी कि निम्न सदन, सॉरी, जिसका नाम है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। और वहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। अगला देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। 74 क्लॉज 1 के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया कौन? हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो होता है। 72 क्लॉज 1 के अंदर राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा या उसका प्रविलंबन, ये हमने देखा था कि आपका जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ जुडिशियल भी पावर होती है, यानी कि न्यायिक शक्तियां भी देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 72 के तहत वो क्या है, किसी की को क्षमा कर सकता है, किसी का भी दोष को माफ कर सकता है, फांसी को टाल सकता है, सजा को कम कर सकता है। वो हमारा जब प्रेसिडेंट हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा, हमने जितनी भी टाइप की उसके पास शक्तियां होती हैं 5 प्रकार की, वो हमने अच्छे से डिस्कस करी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 73(2) के हिसाब से जब तक सांसद उपबंध ना करे तब तक कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या पदाधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद ने उसके राज्य की विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य उसके अधिकारी या पदाधिकारों से संविधान के प्रारंभ तक ठीक पहले कर सकता था। और बाकी जैसा मैंने बोला है, आपको हर बार मैं बोलती हूँ कि अभी आपने थ्योरी पढ़ ली है, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखा करो, ठीक है। क्वेश्चन के बाद पॉज करो, देन खुद सॉल्व करो, इससे आपकी भी नॉलेज चेक होगी कि कितना आपने सीखा है, कितना लर्न करा है, या फिर ऐसे ही ख्यालों में कहीं थे, वीडियो चल रहा था, कानों में ईयरबड्स से, दैट्स इट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का आकार इनमें से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मंत्री परिषद का, जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या है, किसी भी मिनिस्टर को मतलब किसी भी व्यक्ति को खरीद लिया कि भाई तुमको फलाना हम मिनिस्ट्री दे देंगे, आ जाओ हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत ही फालतू की मिनिस्ट्री बना रही थी सरकार। तो उस पर क्या है, एक लिमिट लगाई कि अब से 15% से ज़्यादा जो हमारी लोकसभा की सदस्यता है उसका जो 15% है भाई, उससे ज्यादा आप क्या है मिनिस्ट्री नहीं बना सकते हो, यानी कि मंत्री परिषद हमारा नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा अभी बताया आपको, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। और ये हमारा कब देखने को मिला था? ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये चीज की गई, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकार की धुरी किसे माना जाता है, सरकार किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो याद करो किसकी घूमती है, बताया था कि प्रधानमंत्री जो है सरकार का हेड है, धुरी है, जितनी भी आपकी मंत्री परिषद है वो सारी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पाइवोट ऑफ द गवर्नमेंट, ये वर्ड है पाइवोट, इंग्लिश वाले याद रखिएगा। तो वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार वीडियो पॉज करिए और ये वही चीज़ है जो हमने थ्योरी में डिस्कस करी थी, दोबारा खुद से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है, ये नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है, यानी कि 3 सही होंगे। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल वे सरकार के कौन, मुखिया या फिर प्रमुख होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच मुख्य संचारक होते हैं। मैंने बताया एक तरीके का मीडिएटर यानी कि बिचौलिया की तरह काम करेगा, कि जो भी हमारा मंत्री परिषद बोल रही है उसके जो डिसीजंस है, जो बातें हैं, उनको जाके राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसी वजह से हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अगला है वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यहाँ पे आपको वो फंसा दिया। ठीक है, अगर आपने ये उच्च नहीं पढ़ा ना, यानी कि अपर हाउस, तो याद रखिएगा हम वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, अपर हाउस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है सिर्फ एक शब्द की वजह से। अगला है वे उन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो हमारा इसमें रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो सी है और इसी वजह से करेक्ट आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। ठीक है, कौन सा प्रावधान करते हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि हमारा जो 74 और 75 आर्टिकल है वो आपका संसदीय प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 और 75 इसी में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बात आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच। तो आर्टिकल 75 बोल रहा था ना ये, ठीक है, डिस्कस किया था ना जब आर्टिकल 75 ये सारी बातें आपका करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला है ही इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, यानी कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। बिल्कुल भाई, सरकार को डिफेंड करेगा, सरकार की तरफ से आपके केसेस को लड़ेगा, बिल्कुल आपका पहला वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, या प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। याद करो, आपको बताया था। अगला स्टेटमेंट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति भारत के महान्यायवादी क्या है, बनने के लिए पात्र होता है। बिल्कुल सही है, ये गलत है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का पद आपका प्रावधान है। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा एक बार एक्सप्लेनेशन खुद से क्या है। अगला देखते हैं हम, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सॉरी मैं बता दूं, नियुक्ति जो है हमारा राष्ट्रपति करता है, ना कि आपका प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल, लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर अटॉर्नी जनरल। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल आपका देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 76 क्लॉज 3, ये इसके तहत ये बात देखने को मिल जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन से पहले हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है। अब जो है हमने क्या है आपका कार्यपालिका देख ली है, क्या है हमारा कार्यपालिका हमारा खत्म हो गई, जिसमें हमने आपका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करी, साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और हमने क्या देखा था आपका महान्यायवादी के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं आपका पार्लियामेंट में, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास। ठीक है, इसमें हम लोकसभा देखेंगे, लोकसभा का जो स्पीकर है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही हम राज्यसभा देखेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या बोलते हैं, देखो हमारे देश में क्या है बायकैमरलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें क्या है आपकी जो सदन में दो हाउस हैं, दो हमारे सदन में क्या है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। यानी कि उच्च सदन आपका कौन सा है, वो हमारा राज्यसभा है, और निम्न सदन क्या है, वो हमारा लोकसभा है। यहाँ याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि जैसे आप नए नए बच्चे हो, अभी अभी स्टार्ट करी होगी तैयारी, तो आप उतनी ज़्यादा चीज़ों में यूज टू नहीं हुए हो, गो थ्रू नहीं हुए हो, तो हमेशा याद रखिएगा ये उल्टा है। निम्न सदन यानी कि जो लोकसभा है उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, बट उसको निम्न सदन कहते हैं। वहीं हमारा राज्यसभा के पास शक्तियाँ थोड़ी कम होती हैं, बट उसको उच्च सदन कहा जाता है। क्यों, रिस्पेक्ट की वजह से उसको मत जानिए आप। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, संसद का निचला सदन यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन है, वो आपका क्या है, लोकसभा। अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो 552 यानी कि 552 मैक्सिमम आपके संसद की क्या है मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, जिसमें आपके 530 राज्य से साथ ही 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से देखने को मिलेंगे। 2 आपके राष्ट्रपति द्वारा नामित, लेकिन हमारा 104वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है, जिसमें क्या है एंग्लो इंडियन को जो हम नॉमिनेट करते थे उसको क्या है अब हमने खत्म कर दिया है, और ये राष्ट्रपति जी करते थे। ठीक है, तो वर्तमान संख्या की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान संख्या 543 आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर हम इलेक्शन की बात करें तो आप सभी को पता होगा, जो आपके लोकसभा मेंबर हैं, जो लोकसभा के लिए आप चुनते हो अपना, वो कहाँ से चुनते हो, वो आप खुद जाके जितना भी हमारा 18 से ज़्यादा लोग के उम्र के लोग हैं, वो सभी जाके आपका वोट करते हैं, और फिर अपने एरिया के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी एक इंसान को चुन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिल जाता है लोकसभा में। वही हमने बात करी थी अगर राष्ट्रपति के केस में, तो बच्चों आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति में आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिला था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिसमें क्या था कि आपने जिन लोगों को चुन के भेजा है उन लोगों ने आपके बिहाफ पे जाके आपके राष्ट्रपति जी को चुना है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनको आप लोग खुद से जा जाके चुनते हो। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, साथ ही कार्यकाल की मैं बात करूं तो कार्यकाल जो है इसका 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है पहले भी भंग कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहने को भंग कर सकते हैं, लेकिन वो तभी भंग करेंगे जब उनको क्या है आपका मंत्री परिषद ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देगी। ओके, नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष देखने को, हेड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही हमारे लोकसभा को की अध्यक्षता, जैसे आपने देखा होगा ना, अभी हमारे ओम बिरला साहब हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, बैठते हैं बीच में चेयर पे एकदम से, कौन क्या कर रहा है तुम चुप रहो, इस तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी सारी, जब अगर आपको पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनको देखने का शौक हो, कई दफ़ा बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है असली कॉमेडी तो भाई यहाँ चल रही है। ठीक है, तो कभी ऐसे ही मन हुआ करे तो देख लिया करो कि संसद में कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे आपकी बहस हो जाती है, कुर्सियाँ पटकते हैं, पेपर फाड़ते हैं, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा वो होता है कि कुछ हमारे जो सत्र होते हैं ना, जिसमें हमारा मीटिंग्स होते हैं, तो एक आध सत्र तो ऐसे हैं जिनमें कोई काम ही नहीं हो पाता है, सिर्फ बहसबाजियों में और इसमें निकल जाते हैं आपके। तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं हमारे, ये आपके लोकसभा की, भाई शांत बैठ जाओ, उसमें अपोजिशन भी और दूसरा भी, मतलब जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको भी, कि आराम से काम वाम कर लो। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये क्या काम करते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं, इनका क्या रहता है। तो हम अगर अध्यक्ष की बात करें यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की, तो इनकी भूमिका क्या है, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं और सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं, भाई मेंटेन ऑर्डर, कि चुप रहो, शांत रहो, एक एज अ टीचर आपका रोल प्ले ये करते हैं।
ठीक है, चयन कैसे होता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इनको चुन के लाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका 50% जितने भी लोग हैं उनका 50% है, बस वही काफी है। साथ ही कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष रहता है, साथ या फिर लोकसभा भंग होने तक। जैसे हमारा लोकसभा भंग हो जाती है फिर क्या है, इनकी भी ये भी हमारे चले जाते हैं। तो 5 वर्ष अमूमन तौर पे इनका कार्यकाल देखने को मिलेगा और अंटिल लोकसभा इज डिसॉल्व। और ये बात कहाँ मिलती है, तो आर्टिकल 94 यानी कि 94 अनुच्छेद में इस बारे में बात की हुई है, याद रखिएगा। हटाने की अगर बात करूं तो जितने भी सदस्य हैं बहुमत से प्रस्ताव पारित करिए और 14 दिन पहले इनको बोल दीजिए भाई कि तुमको ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ ये चीजें लाने वाले हैं, हम कुछ करना हो तो कर लो। ठीक है, तो क्या है, पूर्व इनको सूचना 14 दिन पहले की ही देखने को मिल जाएगी। और यही मैंने बताया था, याद करो बच्चों, कि जब हम राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट लेकर आते हैं तब भी हम उनको नोटिस देते हैं 14 डेज बिफोर का। ठीक है, वही हमने उपराष्ट्रपति के बारे में ही भी देखा था। ठीक है, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, फिर आर्टिकल 94 में ही इनके कैसे ये हटाए जाएंगे उस बारे में बात देखने को मिल जाती है। ठीक है, इनके पास क्या शक्ति है, मनी बिल। मनी बिल को, यानी कि आपको पता है कि हमारे संसद में बिल आते हैं और कौन सा बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की शक्ति आपके किसके पास होती है, हमारा जो आपके लोकसभा स्पीकर हैं उनके पास। कई दफा इनके के ऊपर आरोप भी लगते हैं, जैसे मनी बिल जैसे ही कोई बिल बन जाता है तो उसके बनते ही उसके पास और अधिक शक्तियां आ जाती हैं, यानी कि वहां पे आपकी जो राज्यसभा है उसकी शक्तियां कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं उस बिल को पास कराने के मामले में। ठीक है, तो अगर कोई भी बिल में अगर पैसे की बात भी नहीं हो रही है, कोई भी वित्तीय बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी उसको मनी बिल अगर लोकसभा स्पीकर ने बोल दिया तो वो मनी बिल की तरह ही जाएगा और वो पास हो जाएगा। ऐसे कंट्रोवर्सी भी होती है, आरोप भी लगाए जाते हैं कई बार हमारे अध्यक्ष के ऊपर कि इसको मनी बिल बना के आपने पास करवा लिया, क्योंकि अगर मनी बिल नहीं होता, ये ऑर्डिनरी बिल के तहत आया होता या फिर आपका जो अदर बिल्स हैं उनके तहत आया होता तो शायद पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो मतलब एक तरीके का इनके पास फाइनल अथॉरिटी है आर्टिकल अनुच्छेद 110 के तहत कि कोई बिल किस प्रकार का बिल है, वो मनी बिल हो सकता है या नहीं, ये सिर्फ ये बोल देंगे इतना कि ये मनी बिल है, दैट्स इट। उसके अंदर चाहे पैसे की एक फूटी कौड़ी की बात ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही ये ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता भी करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है कि जब कोई बिल आपका आता है, फंस जाता है, कोई भी साधारण बिल यानी कि ऑर्डिनरी बिल, जैसे कि हमारा लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा बिल को लेकर आई पहला प्रस्ताव, उसके बाद लोकसभा ने खुद से उस बिल को पास करा लिया, अब जाता है भाई वो राज्यसभा के पास, लेकिन राज्यसभा ने बिल को पास नहीं करा। अब क्या है, इस केस में मामला जाएगा हमारे हमारे राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई अब जो है दोनों आपस में बैठ के सांठगांठ कर लो, बात कर लो अच्छे से कि इसको पास कराना है नहीं कराना है। तो वो दोनों हमारी हाउसेस को बुला लेंगे, ठीक है, दोनों सदनों को बुला लेंगे, उसके बाद मीटिंग होगी और उस मीटिंग की अध्यक्षता भी हमारे कौन करेंगे, आपके लोकसभा स्पीकर। ठीक है, और ये आर्टिकल 108 के तहत आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। साथ ही हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ विचलन कानून के अंतर्गत अयोग्यता तय करते हैं 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर कि भाई अब जो तुम हो लोकसभा मेंबर बनने के काबिल नहीं हो। ये भी जो आपका किसी व्यक्ति को 10th शेड्यूल के अंदर अगर डिफेक्शन करना है तो वो भी कौन करेगा, हमारा कौन करेगा, आपका जो आपके स्पीकर हैं, अध्यक्ष साहब हैं, वो करेंगे। ठीक, इसको हम आगे ना डिटेल में देखेंगे, तो अभी यहाँ पे इतना ही पड़ेगा। अगला है हमारा विवाद की स्थिति में निर्णायक वोट, यानी कि कास्टिंग वोट। जैसे कि कोई भी फैसला लिया जाने वाला है, अब टाई हो गया कि भाई आधे लोगों ने तो पक्ष में वोट कर दिया, ठीक है, जैसे 100 मेंबरशिप अगर, तो 50 लोगों ने बोल दिया हाँ, 50 लोगों ने बोल दिया नो, अब मामला भाई फंस गया। तो मामला इस फंसे को सुलझाएगा कौन, वो इनका वोट, जो हमारे चेयरमैन साहब है, वो चाहे तो हाँ के पक्ष में कर दें या ना के पक्ष में कर दें, तो फैसला उसी दिशा में लिया जाएगा। ठीक है, तो इनको टाई ब्रेकर भी बोलते हैं। कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट भी ये करते हैं। साथ ही नियमों की व्याख्या करते हैं, सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं, साथ ही प्रस्तावों को अनुमति देते हैं, जैसे आपका अविश्वास प्रस्ताव, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, नहीं लेकर आना है, तो पहले क्या है, इनसे अनुमति ली जाएगी, उसके बाद वो हमारा सदन में पेश किया जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम मेन फंक्शन ऑफ
सॉरी, ये तो हमने अभी देख लिया जस्ट। अगला देखते हैं हम इम्पोर्टेंट कुछ प्रोविजन। इनकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को क्या बनना है, हमारा अगर स्पीकर बनना है। तो वही हमने देखा था कि आपका क्या है, जो लोकसभा की जो मेंबरशिप थी वो भी हमारी 25 वर्ष ही थी। अगला आपका चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये चीज क्या होती है ये हमने पिछले क्लासेस में बात कर ली थी। विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको क्या है डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा राज्यसभा यानी कि उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स की हम बात करेंगे। इसमें क्या है, संसद का यह ऊपरी सदन होता है, साथ ही इसमें अधिकतम संख्या आपकी 350 देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं यानी कि जो इलेक्ट होके आते हैं, और जो आपके 12 लोग होते हैं वो क्या है हमारा, वो आपके कौन होते हैं, वो हमारे मनोनीत होते हैं यानी कि नामित होते हैं। ठीक है, जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, जैसे आपने जया बच्चन जी देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संसद में सॉरी हमारे राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हमारी शक्ति जो है किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास होती है। और वो अपने अपने फील्डों में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्कर्ष काम किया है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो उनको हम लेकर आते हैं ताकि भाई उस फील्ड में देश के लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ें कानून लाए जा सकें, बहुत ज़्यादा देश को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हम उनको लेकर आते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। वर्तमान संख्या की मैं बात करूं तो 245 सदस्य आपके राज्यसभा में हैं। अगला है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गुप्त वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखने को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये शॉर्ट में लिख दिया STB के द्वारा ही इनका क्या है चुनाव होता है। क्या, राज्य के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनकी क्या है चुनाव देखने को मिलता है। स्थायी निकाय भंग नहीं किया जा सकता, कि जो आपकी राज्यसभा है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। हमारा जो लोकसभा है, हमने बात करी थी कि आपका राष्ट्रपति जी हैं, चाहे तो उसको भंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, रिमेंबर इट। ठीक है, साथ ही वही मैं बात करूं परमानेंट बॉडी है, वही जो हमने देखा, साथ ही हर साल इसके 1/3 1/3 जितने मेंबर हैं, 1/3 मेंबर का चुनाव होता है, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल जो है वो हमारा 6 वर्ष रहता है, 6 वर्ष, और हर 2 साल वाला बाद हमारे 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं आपके, एक सेकंड, हर साल हमारे 1/3 मेंबर के लिए चुनाव होता है, रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि जो हमारे फर्स्ट राज्यसभा बनी होगी, तो जैसे हर 2 साल बाद हमको तो 1/3 का चुनाव करना है, तो वो कैसे हुआ होगा, तो याद रखिएगा ऐसा कुछ था कि उस टाइम पे चिट सिस्टम से, कि भाई जिसके नाम आ गए ना उन चिट में, कि भाई अब आप लोग जाओ, आपका 2 वर्ष का ही कार्यकाल था, तो पहली बार में ऐसा भी हुआ होगा जब 2 वर्ष बाद चुनाव करवाए थे, तो जो लोग जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वो चिट सिस्टम द्वारा था, जिनका नाम आ गया वो चलते बने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे अध्यक्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हमारे आपके 22 प्रेसिडेंट साहब थे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे अभी पता है आपको, हमारे जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो हमारी क्या है राज्यसभा के चेयरमैन थे, 22 प्रेसिडेंट थे यानी कि, तो अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस केस में क्या है कि हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति जब चला जाता है तो कौन करता है, जो हमारे उपसभापति, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अब जब उसकी उपस्थिति नहीं है तो राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति होगा, वो हमारी अध्यक्षता करेगा जब तक उनके पद को, वाइस प्रेसिडेंट के पद को भरा नहीं गया हो। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा राज्यसभा यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वही 22 प्रेसिडेंट है। भाई क्या है, उपराष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल 64, ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने उपराष्ट्रपति आपको बताया है तो वहां पे अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चयन क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, आर्टिकल 66।
ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष रहता है, लेकिन केवल उपराष्ट्रपति किसी पद से हटाने पर हटाया जा सकता है, यानी कि जो आपका राज्यसभा का सभापति है उसको तभी हटाया जा सकता है जब वो उपराष्ट्रपति के पद से हट जाएगा। ठीक है, तभी वो सभापति के पद से भी हट जाएगा। ठीक, अगला आता है मुख्य कार्य। क्या है? सदन में व्यवस्था बनाए, वही जो हमारे वहां लोकसभा में अध्यक्ष साहब कर रहे थे, स्पीकर साहब कर रहे थे, वही यहाँ पे ये कर रहे हैं। टाई की स्थिति में निर्णायक वोट देना। ठीक है, साथ ही राज्यसभा सचिवालय की निगरानी रखना। साथ ही हमारा बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कमेटी यानी कि व्यापार सलाहकार समिति जो उसकी अध्यक्षता, मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि वर्तमान सभापति कौन है, तो हमारे को कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी जो है कुर्सी को छोड़ चुके हैं और उन्होंने रीजन दिया है कि भाई हमारे हेल्थ ठीक नहीं है। बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे भी देखने लगे कि कंट्रोवर्सी जैसा हो रहा है कि क्यों छोड़ा, वो अलग ही चीज़ है। न्यूज़ से थोड़ा सा टच में रहा करिए, तो आप पॉलिटिकली चीज़ों में अवेयर रहेंगे ना, तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखो, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की मैं बात करूँ उनको जिया नहीं जा सकता, बट पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप डेली न्यूज़ फॉलो करो क्या हो रहा है हमारे देश में। वैसे भी आपको इंस्टा ये सब तो पता है ना, प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, तो उन चीज़ों को और थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना तो समझ आएगा, अच्छा ये ऐसे होता है। फिर फालतू में आप जाके जो कमेंटबाजी हम लोग करते हैं बिना जाने की चीज़ें कैसे होती है, वो उस सब से बचेंगे। तो आधी अधूरी नॉलेज से बेहतर है थोड़ा सा पूरी नॉलेज लेने की कोशिश करो। ओके, तो अवेयर रहा करो क्या हो रहा है हमारे देश में। जैसे अभी उपराष्ट्रपति जी ने कुर्सी छोड़ी, तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हमारा मानसून सत्र शुरू हुआ है, तो इसके बारे में कि कितना होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, वो मुझे बताएंगे कि हम ये, वैसे मैं एक क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि हमारी जो हमारा संसद होता है उसमें एक वर्ष में कितने सदन होते हैं, एक वर्ष में कितने सदन होते हैं, कितने सत्र होते हैं, यानी कि कितने सेशंस होते हैं। जैसे अभी मॉनसून चल रहा है तो हमारे कितने देखने को मिलते हैं, तीनों के नाम बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक कंपैरिजन देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। पहला क्या है, टाइप क्या, वो हमारा लोकसभा निचला सदन है, शक्तियां ज्यादा है लेकिन निचला है फिर भी। राज्यसभा उच्च सदन है। संख्या की बात करें तो 552 होती है और वर्तमान में 543 है। वहीं राज्यसभा की 250 होती है, बट वर्तमान में आपकी 245 है। चुनाव की बात करेंगे तो इसका क्या है, डायरेक्ट पब्लिक के लोग वोट कर रहे हैं, तो हम और आप जैसे व्यक्ति वोट कर रहे हैं, वहां से इनका चुनाव हो रहा है। वहीं हमारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव देखने को मिलता है जो राज्यसभा के मेंबर हैं, और इनके चुनाव में वोटिंग कौन करता है, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की हमारा कौन है, जो राज्य की आपका विधान परिषद है। ठीक है, राज्य की हमारा विधानसभा है। ठीक, और फिर कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो देखो हिंदी में थोड़ा सा ना कई दफ़ा मतलब इंग्लिश वाले वर्ड सही होते हैं, लेकिन कई दफ़ा मेरे मुंह से वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो गलत निकल जाते हैं, मे बी, सो अवॉइड इट। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो हमने 5 साल कार्यकाल देखा था, किसका, आपका लोकसभा का। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल था, जिसमें हर 2 वर्ष के बाद 1/3 जो हमारे मेंबर हैं वो आपके रिटायर हो रहे थे और नए चुने जा रहे थे। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका तो हमारा लोकसभा का स्पीकर करता है, वहीं हमारा उपराष्ट्रपति किसका करते हैं, राज्यसभा की करते हैं। अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कहाँ लाया जा सकता है, मनी बिल आपका केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, यानी कि वित्तीय विधेयक है या नहीं है, इसको निर्धारित करने की शक्ति हमारा जो अध्यक्ष है लोकसभा का, उसके पास निहित होती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के पास जब वित्तीय बिल जाएगा तो वो उस पर केवल और केवल अपनी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो कहाँ आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव, उसके बाद आपकी रोज जो लोकसभा है वो हमारी क्या है, भंग हो जाती है। और हमने राज्यसभा के केस में बात करी थी कि आपकी राज्यसभा कहीं कभी भी भंग नहीं होती है, क्या है, भंग नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा प्रमुख शक्ति वित्तीय और कार्यपालिका नियंत्रण की शक्ति होती है। वहीं इसके पास क्या है, हमारा समीक्षा और संविधान संशोधन में भागीदारी। यही एक ऐसा होता है, जब हम पूरे विधेयकों के बारे में बात करेंगे वैसे तो तब डिटेल में जानेंगे, बट एकमात्र जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें जो है आपकी जो राज्यसभा है उसके पास भी बिल्कुल बराबर शक्तियां होती हैं लोकसभा के। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या है, वही हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। अभी आपने थ्योरी करी कि हो पाया या नहीं, और सेम आपका तरीका होना चाहिए कि पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो, खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होते हैं इन दैट केस, और वैसे अगर हो भी जाता है तो आगे प्रोसीड करो। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है, यानी कि विच ऑफ द स्टेट ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन है हमारा, ठीक है, कौन है आपका विधायी अंग, तो वो हमने कौन सा है आपका, एक सेकेंड, पार्लियामेंट। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था आपका लास्ट लेक्चर में, और कुछ आज बात कर रहा था कार्यपालिका की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, विधायिका की बात कर रहे हैं, तो वो है आपका पार्लियामेंट। ठीक, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। संविधान के अनुच्छेद 79 के में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति के और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के रूप में माना जाता है। संसद वैगर सरकार का विधायी अंग है। ये शब्द पता नहीं क्या, सरकार का विधायी अंग है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये वही चीजें हैं अभी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो क्या बेसिकली हमने क्या देखा है यहाँ पे कि संसद जो है हमारा विधायी अंग होता है सरकार का, जिसमें 2 सदन होते हैं और आपका राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करूं तो डेफिनेटली हमारे जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, प्रेसिडेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का एक अंग है वो, लेकिन हम बात करें सदस्य की तो वो सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, सदस्य नहीं है, लेकिन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देख लिया हमने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा कहा जाता है। तो हमने भी बात करी थी, आर्टिकल 79 के तहत ये चीज देखने को मिल जाती है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय सदस्य का प्रावधान करता है, तो आपका आर्टिकल 79 ये प्रावधान हमारा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो हमारी कानून और देश की जितनी भी नीतियां बनती हैं वो कहाँ, आपकी संसद से बन के आती हैं। तो इसकी शक्ति किसके पास है, संसद यानी कि आपकी पार्लियामेंट के पास की शक्ति देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है। राज्यसभा, याद रखिएगा, लोकसभा की बात नहीं कर रहा है, ये राज्यसभा की बात कर रहा है। तो राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के गठन से आपका अनुच्छेद 80 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, आर्टिकल 80। भारतीय संसद की संरचना में राज्यसभा के सांसदों की संख्या क्या है, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 80 के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। क्या संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या, 80। सॉरी एक सेकेंड, हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 84। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 84 है जो हमारी क्या है, संसद, यहाँ पे संसद है, संसद की सदस्यता में दोनों आ जाते हैं, लोकसभा हो गया, राज्यसभा भी हो गया, 84 के अंदर ये देखने को आपको मिल जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल 37 क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें है, भारतीय संविधान का डैश लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित है। योग्यता किस आर्टिकल में निर्धारित है, अभी तो देखा था, आर्टिकल 84 के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि कितने सदस्यों को वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ये जो है हमारे 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कुल 250, ये अभी हम ये सारी चीजें तो देख कर आ ही रहे थे आपका।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो मैंने बताया था जहां लोकसभा की हम अवधि की बात करें तो वो 5 वर्ष था, वहीं राज्यसभा में आपका 6 वर्ष था। तो 6 वर्ष के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बिना अनुमति के संसद के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई संसद अयोग्य हो जाएगा? यानी कि बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा? यानी कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन डज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम डिस्क्वालीफाई? तो ये बात कर रहा है कि देखो कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारा पार्लियामेंट में जा ही नहीं रहा है भाई, उसको होश ही नहीं है कि मेरे को क्या है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी भाग लेना है, और वो गायब रहता है। तो वो ऐसा कब कर सकता है? तो वो बच्चों ऐसा सिर्फ और सिर्फ 60 दिन तक कर सकता है। 61वें दिन उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाएगा कि खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो 60 डेज तक हमारा ऐसा किया जा सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, आपका संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा हो गया, प्रधानमंत्री देखा, मंत्रिपरिषद देखी। तो इतने सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले तो जाके अब ये चैप्टर बुक से पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ा है, और नहीं तो आप रिवर्स भी कर सकते हो कि पहले बुक से चैप्टर पढ़ो उसके बाद उस टॉपिक का लेक्चर देख लो, ये अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी जिन लोगों के पास शिवास बुक नहीं है प्लीज़ जाके परचेज कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है आपके एग्जाम में। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, एकदम अप टू द मार्क आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डेडिकेटेडली ये किताब हमारा आपके एसएससी वाले बच्चों को है, बट अदर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ के अपना एग्जाम को क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो जाके बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जो हमारा पीडीएफ हो गया, नोटिफिकेशन हो गए, ये सारी चीज़ें डलती हैं। बाकी कुछ एक बच्चे का कमेंट था कि मैम क्लासेस को प्लेलिस्ट में क्यों नहीं ऐड करते हो? तो बेटा वो प्लेलिस्ट में ऐड है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी सिक्वेंसिंग है वो मे भी चेंज हो गई हो, कि जो आपका लेटेस्ट क्लास है वो हमारा नीचे दिख रहा हो, तो एक बार उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थंबनेल पे आपको क्लास का नंबर दिख जाएगा, बाकी क्लासेस सारी आपकी प्लेलिस्ट में ही डली हुई हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा ये लेक्चर, और पसंद आया है तो फिर बिल्कुल लाइक करिए। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी हमारे आपके मित्र हैं, उनके साथ शेयर करिए, उनकी भी मदद करिए, और बाकी कमेंट करिए चीज़ें अगर अच्छी लगी या फिर कुछ और भी चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी चीज़ें सुनी जाती हैं और उन पर अमल भी करा जाता है एक एक कमेंट पे, जैसा आप देखते हैं कि हम रिप्लाई भी मैं खुद पर्सनली आपको करती हूँ। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, और अगर और भी आप चाहते हैं हमारी तरफ से और भी ज़्यादा हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और बेहतर इनिशिएटिव लेकर आएँ, तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली दफ़ा आए हैं, बाकी शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कमेंट करें। ठीक है, इससे चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगी। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।